हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर, रादर मैं बोलूं एज अ न्यू इन्वेस्टर, हम हमेशा बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के साथ। जहां पर लार्ज कैप में सेफ्टी बहुत ज्यादा है, वहीं पर लार्ज कैप की अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वो कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के अंदर कम ही रहते हैं। एंड ऑल्सो मल्टीबैगर मिलने के चांसेस मिड कैप और स्मॉल कैप में रिलेटिवली ज्यादा रहते हैं। इसीलिए भी हम सभी लोग, जितने लोगों ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी है, इसीलिए हम सभी लोग इन शेयर्स की तरफ, जो कि छोटे वाले शेयर हैं, इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक ड्रॉबैक तो डेफिनेटली ये है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों को रिस्क लेने से भी डर लगता है। एंड बात ये भी नहीं है कि मेरे रिस्क लेने से डर लगता है, बात एक और भी है कि हम इसको लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे भी, लेकिन जो बीच में ड्रॉडाउन्स आते हैं वो देखना बहुत ही पेनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी माइंड में ये बात आती है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, ऐसे जेम्स कौन से हैं जो फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकते हैं और इनमें अगर रिस्क भी कम होगा तो ये हमारे रिस्क एपेटाइट में एडजस्ट भी हो जाएंगे, एट द सेम टाइम हमारे पास मल्टीबैगर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज मल्टीबैगर नहीं बन सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनीज में वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। छोटी कंपनीज का बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकता है, जबकि बड़ी कंपनी स्लो ग्रोअर्स होते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके थ्रू हम ऐसे फास्ट ग्रोअर्स निकाल पाए, जिसके थ्रू हम ऐसे स्टॉक्स निकाल पाए जिनमें रिस्क रिलेटिवली कम हो लेकिन रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो? फाइनेंस का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है दैट हायर द रिवॉर्ड यू आर एक्सपेक्टिंग, द हायर द रिस्क यू शुड बी टेकिंग। एंड वाइस वर्सा, अगर आप कम रिस्क ले रहे हैं तो चांसेस आर कि आपके रिवॉर्ड्स भी कम रहेंगे। लेकिन क्या हम इसी प्रिंसिपल पे रहते रहते क्या थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं कि हम रिस्क अपना थोड़ा सा कम रख पाए लेकिन रिवॉर्ड के चांसेस यहां पर बढ़ पाए? तो दोस्तों, एब्सोल्युटली यस, ऐसा एक तरीका है, या फिर मैं ये बोलूं, आप अपने लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिनमें रिस्क रिलेटिवली कम हो सकता है लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही चीज फाइंड आउट करने वाले हैं। हम ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने वाले हैं, वो वाले स्टॉक्स जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, जिनमें रिस्क भी कम है, और क्योंकि वो लगातार ग्रो कर रहे हैं इसलिए इनके ग्रो करने के चांसेस भी यहां से ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इस जर्नी में, जहां पर मैं आपको ना सिर्फ यह सिखाऊंगा कि अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, बल्कि आज के इस वीडियो के एंड में आपके हाथ में कुछ अच्छे स्टॉक्स होंगे। ये स्टॉक्स ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, रिलेटिवली सेफ भी होंगे, और आगे इनके ऊपर जाने के चांसेस भी बहुत अच्छे खासे हो सकते हैं। आप इनको पोटेंशियल मल्टीबैगर्स का नाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मेरा पर्पस कहीं पर भी आपको ये स्टॉक्स बाय करने की रिकमेंडेशन देना नहीं होगा। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बता पाऊं अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के लिए कैसे ढूंढे जाते हैं, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐसे जेम्स ढूंढ सकते हैं जो कि सेफ भी हो और ग्रो करने के उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हो। क्योंकि कभी ना कभी जो आज एक स्टॉक बड़ा दिख रहा है वो कभी ना कभी बहुत छोटा हुआ करता था। तो दोस्तों, अगर हमने उनको वहीं पर पकड़ लिया होता तो आज अच्छे रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो में दिख रहे होते। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर भी, आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, इन पीरियड्स के बाद भी आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी दिखेंगी जो आज के टाइम पे बहुत छोटी होंगी। तो क्या हम ऐसी कंपनीज को पकड़ सकते हैं? सर्टेनली हम ऐसी कंपनीज को पकड़ सकते हैं, हम ऐसी कंपनीज को ढूंढ सकते हैं, हम ऐसी कंपनीज को स्क्रीन कर सकते हैं। और इस वीडियो का एंड आते आते मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से, कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपको यह बताएंगे कि यह कंपनी बड़ी हो सकती है। एट द सेम टाइम हम इन बड़ी कंपनीज में से रिस्क वाली कंपनीज को बाहर कर देंगे और ज्यादा रिवॉर्ड वाली कंपनीज या लोअर रिस्क एंड हायर रिवॉर्ड वाली कंपनीज को एंड में अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। इस वीडियो के 2 पर्पस है। ऑफ कोर्स, आपको अच्छे स्टॉक्स की पहचान कराना, एंड दूसरा जो कि ज्यादा बड़ा मोटिव ये है कि आपको एजुकेट कर पाना कि किस तरीके से आप फ्यूचर में अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो पैरामीटर्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा ट्वीक भी कर दीजिएगा। और यहां पर मैंने ओपन कर लिया scanex.trade, और अब मैं यहां पर चलता हूं क्रिएट पे। दोस्तों, जो हम स्क्रीनर यहां पर बनाने वाले हैं उसमें हमारे 3 आइडियाज है। पहला, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी सस्ती होनी चाहिए। तीसरा, उसमें रिस्क रिलेटिवली कम होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने पर हमें अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बात की शुरुआत कर दी मिड और स्मॉल कैप से, तो यहां पर सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन ये रहेगी कि छोटी कंपनीज में ऐसी कौन सी है जो सेफ भी है और ज्यादा अच्छे से ग्रो भी कर सकती हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर गया क्रिएट पे।
यहां पर आपके सामने एक्सचेंज, एनएससी या बीएससी में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहां पर मार्केट कैप में आ जाता हूं। मुझे चाहिए यहां पर रिलेटिवली छोटी कंपनीज। आप बाद में चाहे तो इस पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर डाल रहा हूं 20,000 करोड़ तक की कंपनीज। ब्रॉडली 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली जो कंपनीज है वो मिड और स्मॉल सेगमेंट कंपनीज आएंगी, मिड और स्मॉल कैप वाली कंपनीज आएंगी। तो यहां पर पहली कंडीशन हमने डाल दी कि ये कंपनी छोटी होनी चाहिए। दूसरी और आई वुड से सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, हम यहां पर कसिनो में नहीं आए हैं, हम यहां पर स्पेकुलेशन करने नहीं आए हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। तो पहले तो सोच ये होनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसी कंपनीज ढूंढना चाहते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे? वो कंपनी जो आज तक कभी ग्रो नहीं कर पाई है या वो कंपनी जो लगातार ग्रो करती जा रही है? दोस्तों कसिनो का माइंडसेट तो ये बोलेगा कि जिस कंपनी ने ग्रो नहीं किया ये ग्रो करना शुरू करेगी, लेकिन एक इन्वेस्टर का माइंडसेट ये बोलेगा कि जिसको ग्रो करना आता है, जो अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी देख चुकी है और अभी भी ग्रो कर रही है, ऐसी कंपनी के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों इसी इन्वेस्टर के माइंडसेट को हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं और यहां पर मैं डालता हूं सबसे पहले एक कंडीशन, जहां पर मुझे चाहिए मेरी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ रेट 3 ईयर का कैगर और 5 ईयर का कैगर। यहां पर हम देखते हैं कि मेरी कंपनी का पिछले 3 साल में 15% से ऊपर की ग्रोथ रेट होनी चाहिए और पिछले 5 साल में भी मेरी कंपनी की 15% से ऊपर की ग्रोथ रेट होनी चाहिए। वैसे आप यहां पे 1 ईयर का ग्रोथ रेट डाल के भी देख सकते हैं, लेकिन अगेन 1 ईयर की वजह से कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो से बाहर ज्यादा हो जाएंगी कंपेयर टू अच्छी कंपनीज जितनी आ पाएंगी। इसीलिए मैं यहां पर 1 ईयर को अप्लाई नहीं कर रहा। तो जो कंपनी पिछले 3 साल से ग्रो कर रही है, जो कंपनी पिछले 5 साल से ग्रो कर रही है, एक आधे साल में ग्रो नहीं भी किया होगा तो चलेगा, मैं ये देखने को तैयार हूं। तो यहां पर अब एज यू कैन सी मेरे सामने अप्रोक्सीमेटली 4,000 में से सिर्फ 250 स्टॉक्स बचे हैं। ऑफ कोर्स मैं 250 स्टॉक्स तो सारे के सारे बाय नहीं कर लूंगा, इसका मतलब हमें कंडीशंस अभी और डालने की जरूरत है। सिर्फ रेवेन्यू ग्रो करने से कुछ नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल भी तो होने चाहिए। तो यहां पर अब मैं यहां पर एक कंडीशन डाल देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो मेरा है, ऑपरेटिंग मार्जिन शुड बी मोर देन 10%, कम से कम 10% तो ऑपरेटिंग मार्जिन होना चाहिए आपका। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है तो भी 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए आपका 10% ऑपरेटिंग मार्जिन होना चाहिए। और अगर आप सर्विसेज कंपनी है तो फिर तो 10% एनीवेज कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। तो यहां पर प्रॉफिटेबल कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि ये प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं, ये ग्रोथ जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ये किस कॉस्ट पे आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धड़ल्ले से उधार लिए जा रहा हूं, डेट रेस किए जा रहा हूं और वहां से पैसा आते ही मैं अपना एक्सपेंशन किए जा रहा हूं और मेरी खुद की कोई स्किन इन द गेम नहीं है? दोस्तों नहीं। यहां पर इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम एक कंडीशन ऐड कर लेते हैं। मुझे चाहिए इनमें से ऐसी कंपनीज जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 1 से कम होनी चाहिए। दोस्तों यहां पर मैं ये बता दूं कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है तो ये एक पैरामीटर है जिसके थ्रू आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही कम रिस्क लेना चाहता है तो वो इस पैरामीटर को 0.5 भी कर सकता है, और अगर कोई ज्यादा रिस्क लेने को रेडी है तो इसको 1.2, 1.3, 1.5 तक भी लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर ले जाने पर मैं तो फेवर में नहीं हूं उस चीज के, लेकिन अगर आपको स्टिल लगता है कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप ये वाला पैरामीटर को और इंक्रीज कर सकते हैं। बट मेरे लिए फिलहाल यहां पर छोटी कंपनीज के लिए 1 पैरामीटर ठीक है। वैसे अगर ये बड़ी कंपनी होती तो मैं 0.5 ही कर देता इसको, बट क्योंकि हम मिड और स्मॉल कैप कंपनीज की बात कर रहे हैं और इनके लिए ग्रोथ के लिए उधार लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इसको यहां पर 1 कंसीडर कर रहा हूं। अब दोस्तों एज यू कैन सी वी आर लेफ्ट विद ओनली 142 कंपनीज, बट अगेन ये नंबर भी बहुत ज्यादा है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना रिटर्न जनरेट किया है अभी तक। तो दोस्तों लास्ट ईयर की रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पर अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम यहां पर बात करें, मैं चाहता हूं कि मेरे रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 15%। मतलब इन्होंने नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी एक शेयर होल्डर के लिए 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट किया हो। और यहां पर मेरे सामने बचती हैं 87 कंपनीज, जहां पर ये सारी कंपनीज फिलहाल मार्केट कैप से सॉर्टेड है। अभी भी 18,000 करोड़, 18,500 करोड़, 14, 15, 9, 10, 5, 7 हर टाइप की कंपनी यहां पर आ रही है। 20,000 करोड़ की हमारी मार्केट कैप थी, लेकिन अभी हमारे पैरामीटर्स फिनिश नहीं हुए हैं। अब दोस्तों ये कंपनीज अच्छी है, ये कंपनीज बिना डेट के ग्रो भी कर रही हैं। पहली बात तो ये कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बिना डेट के ग्रो कर रही है। लेकिन क्या ये कंपनी ओवरवैल्यूड तो नहीं हो गई है? ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अच्छी कंपनीज बहुत ही जल्दी ओवरवैल्यूड हो जाती हैं, तो ये ओवरवैल्यूड हुई है या नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए मैं इसकी प्राइस टू अर्निंग कंपेयर करता हूं इसकी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग के साथ। तो यहां पर मैंने टाइप किया
पीई अपॉन सेक्टोरल पीई। तो मेरी कंपनी का पीई कुछ भी है वो एक बात का डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल मेरी कंपनी का जो पीई है वो सेक्टोरल पीई से कम होना चाहिए। मतलब वो ये नंबर जो है पीई अपॉन सेक्टोरल पीई ये 1 से कम होना चाहिए। ये पैरामीटर मैंने यहां पर डाल दिया। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 48 कंपनीज। यहां पर अब मुझे कुछ छोटे मोटे पैरामीटर्स और चाहिए। पहला, मेरी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है या नहीं है, मेरी कंपनी के पास कैश बच रहा है या नहीं बच रहा, कहीं वो सारा कैश बर्न तो नहीं कर रही है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी कंपनी के पास कैश होना चाहिए, जितना मर्जी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्री कैश फ्लो फॉर द शेयर होल्डर्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये पैरामीटर्स को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। वी आर लेफ्ट विद 29 कंपनीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पैरामीटर हम यहां पर और ऐड करेंगे। अब मुझे चाहिए ऐसी कंपनी। दोस्तों आपको कैसी कंपनी चाहिए? जो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अब एक कंपनी रेवेन्यू में ग्रो कर रही है, एक कंपनी प्रॉफिट में ग्रो कर रही है, उस कंपनी का डेट भी कम है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए वो ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, शेयर होल्डर के लिए उसने रेगुलरली रिटर्न जनरेट किया या नहीं किया, ये आपको कैसे पता लगने वाला है? दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही वंडरफुल सा फॉर्मूला होता है, एक बहुत ही अच्छी सी फाइनेंशियल रेशो होती है, विच इज अर्निंग पर शेयर। एक शेयर होल्डर के लिए एक कंपनी कितनी अर्निंग जनरेट कर पा रही है। ज्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव है तो बहुत ही बुरा है। लेकिन ये जो पता लगेगा तो सिर्फ लास्ट ईयर का पता लगेगा। हमें चाहिए मेरी कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ होना चाहिए। अगर मेरी कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब मेरी कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करती जा रही है। वो सिर्फ रेवेन्यू पे ग्रो नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रॉफिट पे ग्रो नहीं कर रही, वो शेयर होल्डर के लिए भी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करती जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल प्रॉफिट इंक्रीज किया, इन द मीन टाइम इक्विटी भी इशू कर दी तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए आपके। नहीं, अब आपके नंबर ऑफ शेयर्स, सेम नंबर ऑफ शेयर्स पे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता जा रहा है, तभी आपका ईपीएस का नंबर ज्यादा आएगा। अर्निंग पर शेयर शुड ऑलवेज इंक्रीज। और यहां पर हम देखते हैं एक लास्ट पैरामीटर यहां पर अप्लाई करते हैं। ईपीएस की जो ग्रोथ रेट है, मेरी ईपीएस की ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में अच्छी खासी होनी चाहिए। तो पिछले 5 साल में मेरी ईपीएस की ग्रोथ रेट अगर 10% से ऊपर आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है। आपके सामने बचती हैं 16 कंपनीज। यहां पर हम कुछ कंपनीज उठा के देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम एस का चार्ट देखते हैं तो दोस्तों ये है एस का चार्ट। पिछले कुछ सालों से अगर हम एस को देखें, इसने लगातार अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। ये वाला 2018 से 2020 का पीरियड, जो कि 2019 से 2020 वाला पीरियड तो एनीवे सबके लिए खराब था, लेकिन उसके बाद से आप उसके रिटर्न्स देखिए, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए या 80 रुपए के आसपास का वो शेयर ट्रेड कर रहा था, जो आज अप्रोक्सीमेटली 20 गुना हायर रेट पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम एक और कंपनी देखें तो यहां पर हम गणेश हाउसिंग देखते हैं। लुक एट दिस कंपनी, इट हैज प्रूव्ड टू बी अ मल्टी बैगर फॉर द शेयर होल्डर्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने एक कंडीशन डाली थी कि ये अभी भी अपने सेक्टर में अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब अभी भी इनमें स्कोप हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूं कि यहां पर ये लिस्ट शेयर करने का पर्पस आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन देना नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। इसका पर्पस है कि मैं आपको सिखा पाऊं कि कौन से पैरामीटर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन से पैरामीटर्स की क्या रेलेवेंस होती है, और किस पैरामीटर को आप कैसे ट्वीक करके अपने लिए अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स आर नॉट द ओनली वंस जिसके थ्रू आप अच्छे स्टॉक निकाल सकते हैं, लेकिन ये पैरामीटर लगाकर मैं एक बात बहुत सेफली कह सकता हूं कि अगर किसी कंपनी के ये सारे पैरामीटर्स फिट बैठ रहे हैं, सब उनके लिए ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, वो कंपनी फिलहाल खराब तो नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी रिस्क एपेटाइट को सूट करता है तो आप भी इसी तरीके से इन पैरामीटर्स में थोड़ा सा ट्वीक कीजिए और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपने लिए अच्छी कंपनीज निकाल सकते हैं। मैंने आपके साथ ब्रॉडर पैरामीटर्स दे दिए हैं, आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा इन पैरामीटर्स को टाइट कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। तो दोस्तों इस थॉट प्रोसेस से स्क्रीनर्स बनाए जाते हैं, इस थॉट प्रोसेस से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढा जाता है। हमने इस वीडियो में मिड कैप और स्मॉल कैप के अच्छे स्टॉक्स को ढूंढा है और हम तकरीबन 4000 स्टॉक से 16 स्टॉक्स पे आए हैं। दे आर लाइकली टू बी सम रियली गुड कंपनीज। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस? आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का, आपके रिव्यूज का मुझे इंतजार रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बताइए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट कॉन्सेप्ट फॉर यू थ्रू द वीडियो सो दैट आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाए। दोस्तों यहां पर इस स्क्रीनर को मैं मिड और स्मॉल स्टार्स के नाम से सेव कर रहा हूं। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में मिड एंड स्मॉल स्टार्स लिख दीजिएगा, मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.